जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी पर रिसर्च बड़ी पुरानी है। हाइपोक्रेटस नाम का एक बंदा था जिसने बताया कि पर्सनैलिटी टेम्परामेंट की वजह से होती है। ये अपनी ये कौन किसने माइक खुला छोड़ा हुआ है? चले, मैंने कर दिया है इनका माइक ऑफ। ये समटाइम्स ना पता नहीं चलता कि माइक खुला हुआ है। अच्छा, हिप्पोक्रेटस नाम का एक बंदा था, उसने कहा कि जो पर्सनैलिटी है ये टेम्परामेंट की वजह से होती है। जैसा आपका टेम्परामेंट होगा वैसे वैसे पर्सनैलिटी होगी। आपका मिजाज जैसा होगा उस तरह की पर्सनैलिटी होगी। कार्ल जंग और आइजक ने इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी दो टाइप की होती है, एक्सट्रोवर्ट टाइप की और इंट्रोवर्ट टाइप की। यानी कुछ लोग खुली किताब की तरह होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बड़े इंट्रोवर्ट, अपने अंदर रहने वाले, जो किसी चीज़ का इजहार नहीं करते, खामोश तबा लोग, इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। अब एक और बंदा था शेलर। शेलर ने कहा कि पर्सनैलिटी, मोटे लोगों की पर्सनैलिटी और होती है, पतले लोगों की पर्सनैलिटी और होती है। मसलन मोटे लोग सुस्त होते हैं, पतले लोग चुस्त होते हैं। अब ये जो सारी टाइप्स हैं, ये सारी टाइप्स थी स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये है कि किसी का बिहेवियर ऐसा किसी की आंखें ऐसी है तो उसका बिहेवियर ऐसा होगा, किसी की आंखें भूरी हैं तो वो बड़ा शातिर होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई कहता है कि जी मोटे लोग जो हैं वो ज़्यादा हंसमुख होते हैं, पतले लोग जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी होता, ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा हो। ये सारे कंसेप्ट इसलिए फेल हो गए, ये सारी थ्योरीज इसलिए फेल हो गई कि ये सारी स्टीरियोटाइप्स थी। स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये होता है कि सारे लोगों को एक जैसा समझ लेना, अपनी अपनी समझ के मुताबिक। मसलन ये जैसे वेस्ट वाले कहते हैं कि ये जी मुसलमान हैं, ये बम धमाके करते हैं, अपने आप को बम मार के उड़ा देते हैं, ये एक एक बंदा 20-20 लोगों को मार देता है, ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये इनको सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है। ये उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे बारे में, हालांकि हमारे बारे में उनको नहीं पता कि ये कैसे हैं। जब आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता होता और आप कहते हैं कि वो ऐसे है, तो ये स्टीरियोटाइप, ये एक किस्म का स्टीरियोटाइप होता है। मसलन हम कहें कि ये जी खास मुल्क के लोग जो हैं वो बड़े चालाक होते हैं, गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, के पीके के पठान बड़े सख्त होते हैं। ये इस तरह की ये सारी स्टीरियोटाइप्स होती हैं। अब ये जो लोग थे इन्होंने टाइप्स बताई पर्सनैलिटी की। किसी ने कहा दो टाइप्स हैं, किसी ने कहा चार हैं, किसी ने कहा 10 हैं, किसी ने कहा 16 हैं। इस तरह से डिफरेंट इन्होंने टाइप्स बताई पर्सनैलिटी की। हालांकि जो पर्सनैलिटी है ये अनलिमिटेड टाइप्स की होती है, इस वजह से भी उनकी थ्योरीज जो हैं वो नाकाम हो गई। जो पर्सनैलिटी है इसको टाइप्स में बांटा नहीं जा सकता। इसको टाइप्स में बांटा नहीं जा सकता। फर्ज कर लें क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 पर्सनैलिटीज हैं। मतलब जितने लोग उतनी पर्सनैलिटीज। आप किसी पर्सनैलिटीज को लिमिटेड सेट्स में नहीं रख सकते। पर्सनैलिटी अनलिमिटेड टाइप की होती है। इसके अलावा पर्सनैलिटी जो है ये स्टीरियो टाइप किस्म की नहीं होती। तो पर्सनैलिटी पर बहुत सी थ्योरीज पेश की गई। इनमें जो सबसे मशहूर थ्योरी थी वो थ्योरी थी फ्राइड की। और उसके वो बड़ी फेमस थ्योरी थी। अ, उसके बारे में हमने पहले बात भी की कि साइको एनालिसिस की थ्योरी, साइको एनालिस्ट थ्योरी, उसने ये फ्राइड ने मुतारिफ करवाई, तो ये बहुत मशहूर हुई। फ्राइड का कंसेप्ट साइकोलॉजी में बहुत फेमस हुआ। ये यूरोप में रहते थे और इनके पास हिस्टीरिया के पेशेंट्स आते थे। इन्होंने हिस्टीरिया के पेशेंट्स पर रिसर्च करके साइको एनालिसिस की फील्ड मुतारिफ करवाई। फ्राइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पेश किया। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी कैसे होती है, उसने बताया। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पेश करके फ्राइड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पेश किया उसमें उसने बताया कि पर्सनैलिटी क्या है और पर्सनैलिटी कैसे होती है। फ्राइड कहता था कि इंसान के अंदर जो अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं वो पर्सनैलिटी उनकी बेस पर होती है।
अनकॉन्शियस चीजों की बेस पर पर्सनैलिटी। ये साइको एनालिसिस की ही मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी उसमें उसने बताया है। साइको एनालिसिस की, ये जो आगे हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये साइको एनालिसिस का ही पढ़ रहे हैं। साइको एनालिसिस का अगर आप लफ्जी मानी जानना चाहती हैं तो साइको एनालिसिस का लफ्जी मानी ये है कि साइकी को एनालाइज करना, सोच के अंदर क्या है। चूंकि सोच आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, तो आपकी सोच कैसी है इस चीज का एनालिसिस करना साइको एनालिसिस कहलाता है जी। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, एक ही थ्योरी है हाँ, साइको एनालिसिस की थ्योरी की ही इसको कहते हैं। यानी फ्राइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी इसको कहते हैं, साइको एनालिसिस एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये, वो कहता था कि इंसान के अंदर जो अनकॉन्शियस चीजें होती हैं, पर्सनैलिटी उन पर बेस्ड होती है। अब अनकॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप जाग रहे हैं, आपके पास क्या हो रहा है आपको ये पता है। जबकि इसके उल्ट होता है अनकॉन्शियस, आपको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फ्राइड कहता है कि जो जिन चीजों का आपको नहीं पता होता, आपकी पर्सनैलिटी उन पर बेस होती है। यानी वो कहता है आपके अंदर बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीजें होती हैं जिनको आप खुद भी रियलाइज नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, लोगों को उसका पता होता है। जैसे जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कैंटीन पे एक बंदा जाता है, वो कभी पैसे नहीं देता। अब उसको नहीं लगता कि मेरा ये एक्ट जो है ये बड़ा मीन होगा, लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि ये बड़ा कमीना किस्म का बंदा है, ये कंजूस है, ये पैसे नहीं देता, बाकी लोगों के पास से खाता है। उसको नहीं पता चलता, वो समझता है कि मैं अपनी बचत कर रहा हूँ, या कोई हो सकता है उसका कोई और इशू। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मेरे बारे में ऐसी मेरी पर्सनैलिटी ये बन रही है। तो फ्राइड कहता है कि पर्सनैलिटी अनकॉन्शियस चीज़ों, जो जो अनकॉन्शियस चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं, दबी हुई होती हैं, वो इंसान की पर्सनैलिटी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में उसने तीन चीज़ें बताई हैं कि पर्सनैलिटी, फ्राइड कहता है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मिलकर पर्सनैलिटी बनती है इंसान की। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? इड, ईगो और सुपर ईगो। ये आपने इनके बारे में सुना होगा, इड, ईगो और सुपर ईगो। हमारे अंदर हर तरह के थॉट्स ख्यालात आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब अच्छे और बुरे ख्यालात के दरमियान बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर इड, ईगो और सुपर ईगो काम करते हैं। इड क्या है? इड के बारे में ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में। इड जो है, इड ओनली डील्स विद सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर। इड का एक ही काम है, वो उसका काम है आपकी डिजायर को सेटिस्फाइड करना, आपकी खुश ख्वाहिशों को पूरा करना। इड के लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपकी ख्वाहिशें पूरी हों। इड आपकी, बेशक वो इड कहते हैं एनिमलिस्टिक डिजायर्स जो आपकी हैं वो भी पूरी हों। जो इड बेसिकली इवल है, इवल मेथड यूज करता है इड बेसिकली। इड जो है इसको इवल के तौर पर लिया जाता है। इड जो है ये आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकता है, वो मेथड इवल भी हो सकता है। फर्ज कर लें आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको चोरी चोरी करना चाहते हैं कि मैं चोरी कर लूँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो इड कहेगा कि कर लें, कोई बात नहीं, ख्वाहिश पूरी करनी है। इड को इससे मतलब नहीं है कि चोरी आपकी सोसाइटी में वो कितना बड़ा जुर्म है, या चोरी जो है वो कितनी इमोरल बात है, उसको इससे कोई गरज नहीं है। कैन यूज इवल मेथड। जी, नेगेटिव आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स को सेटिस्फाइड करना है, अब वो इंसान के अंदर सारी डिजायर्स जो हैं वो अच्छी तो नहीं हो सकती ना। तो उसको मतलब आपकी डिजायर पूरा करने से, तो उसके लिए वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए वो इवल तरीका भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक इसके उल्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। इड जो है यूं समझ लें, इड बुराई है, और जो सुपर ईगो है ये सेंट की तरह काम करता है, जैसे वली होते हैं। ये डिजायर्स को पूरा करने पर बिल्कुल जोर नहीं देता। ये कहता है कि आप सोशल,
जी। नहीं, इसका कोई वर्ड नहीं है, एडी है। ये इसका कोई, मुझे तो ऐसा नहीं पता कि ये उसने हमेशा। हाँ, ऐसे शायद ये इंटेंसिटी ऑफ डिजायर भी हो। ठीक है, हो सकता है। लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। मैं तो इसको एड ही पढ़ता आया हूँ, और इससे आगे कभी इसको नहीं देखा कि एड किस चीज का है। ये इंटेंसिटी ऑफ डिजायर हो सकता है। अच्छा, सुपर ईगो इसके बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल लाजमी नहीं है। इड का काम है, इड का काम है आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना। वो कैसे पूरा कैसे, चाहे वो उसके लिए कोई जायज़ तरीका लगाए, या चाहे उसके लिए वो नाजायज़ तरीका लगाए, उसका काम है आपकी डिज़ायर्स को पूरा करना। जो सुपर ईगो है, ये आपको नाजायज़ की तरफ नहीं जाने देता। ये कहता है आपने सोशल वैल्यूज़ जो हैं उनको पूरा करना है हर सूरत। सुपर ईगो आपको कभी चोरी नहीं करने देगा। जो मुआशरे में ठीक है वही वही करना है। ये ये कहता है सुपर ईगो। सुपर ईगो कहता है आप जो हैं वो बिल्कुल भी चोरी के पास ही नहीं जाना। आपके पास आईफोन हो या ना हो, चोरी करना जुर्म है, उसके पास नहीं जाना आपने। इसको आपकी डिजायर से मतलब नहीं है, ये बाय नेचर सेंट है। ये सिर्फ वैल्यूज को फॉलो करने पर जोर देता है। अब इड और सुपर ईगो के दरमियान में फाइट चलती रहती है। एक तरफ इड है, दूसरी तरफ सुपर ईगो है। अच्छा, फर्ज कर ले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आप पेपर में गए, आपकी जॉब जो है वो इस उस पेपर की कारकर्दगी पर डिपेंड करती है। आप जॉब के लिए पेपर देने गए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व ना किए तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको चीटिंग का मौका मिल रहा है। चीटिंग करके वो क्वेश्चन हल करने का मौका मिल रहा है, तो इड आपसे कहेगा कि कर लो। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये गैर अखलाकी है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से हासिल करूंगा, अगर ये आपके ख्यालात अगर हैं, तो ये ख्यालात सुपर ईगो की वजह से हैं। क्योंकि सुपर ईगो जो है वो वैल्यूज पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम कहें, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक एक एक्सट्रीम एक तरफ है, दूसरी एक्सट्रीम दूसरी तरफ है। अगर हम कहें कि जो सुपर ईगो है वो हमेशा सुपर ईगो के कहने पे हम चलें और हमारे लिए सब अच्छा हो, ऐसा भी बाज़ औक़ात नहीं होता। वो भी एक्सट्रीम है। मसलन हमारे यहाँ एक वैल्यू है कि आपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करनी है। ये हमारी सोशल वैल्यू है कि जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। अब आपने एमफिल कर लिया हो, पीएचडी कर ली हो, आप इतना पढ़े हो, और कोई वो किसी ऐसे बंदे से घर वाले आपकी शादी करें जिसने अले बे भी नहीं पढ़ी हुई, और वो बिल्कुल उसकी नेचर बड़ी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की नेचर है। वो उसको कोई रिस्पेक्ट का पता नहीं है, उसको किसी चीज़ का वो कोई सिविलाइज्ड नहीं है। तो अ, अगर आप सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करें तो फिर तो आपको उससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट्स करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उससे शादी करेंगे तो नुकसान भी होगा। तो मतलब इड भी नुकसान कर सकता है, सुपर ईगो भी नुकसान कर सकता है। दोनों एक्सट्रीम है। इन दोनों एक्सट्रीम जो हैं इनको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक तीसरा स्ट्रक्चर है, और वो है ईगो। इनको बैलेंसिंग एक्ट जो इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है ईगो। ईगो यानी अ, हम जो ईगो से मतलब लेते हैं, हाँ जी इस बंदे की तो बड़ी ईगो है, ये जी बड़ा बात ही नहीं करता, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये वो वाला ईगो नहीं है। इस ईगो का काम है बैलेंस करके काम चलाना। यूं समझ लें कि एक तरफ हो बहुत ही कोई दहशतगर्द किस्म का बंदा, और दूसरी तरफ हो एक वली, और जो दरमियान वाला इंसान आम इंसान है वो ईगो है। दहशतगर्द वाला इड है, जो अ, वली है, जो सेंट है, वो सुपर ईगो है। और एक आम इंसान जो है जिसने ये रूटीन लाइफ गुजारनी है, वो आपके पास ईगो है। ईगो रियलिटी के अकॉर्डिंग चलता है। मसलन आपने इम्तहान पास करना है तो वो कहता है चीटिंग भी नहीं करनी, पास भी होना है।
इसलिए वो ऐसा कोई रास्ता ढूंढेगा जिसके लिए आपको चीटिंग भी ना करें और आप पास भी हों। वो वैल्यूज के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो दरमियान वाला रास्ता निकालेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कर लें इड और सुपर ईगो, एक आपकी बीवी है और एक आपकी माँ है। अब ये तो हमारे यहाँ अक्सर होता है ना कि बीवी और माँ की कभी नहीं बनती। बीवी आपको एक तरफ खींचती है, माँ दूसरी तरफ खींचती है। अब बेचारा मजलूम जो दरमियान में फंसा होता है हस्बैंड, वो समझ लें कि वो ईगो है। अब उसने क्या करना है, उसने माँ को भी खुश रखना है, बीवी को भी खुश रखना है, और कोई ना ट्रिक लगा के निकलना है, कोई बैलेंसिंग एक्ट लगा के निकलना है। मसलन माँ को कह दिया कि जी ये तो बस ये तो पराई है, आप तो मेरी अम्मी हैं, जो आप कहेंगी होगा तो वही, बस मैं तो इसको ना कोई हमारा घर ना खराब हो जाए, लोग ना बातें करें इसलिए कह रहा हूँ। तो बीवी के पास जाना है तो उसको कहना है जी वो मेरी माँ है, जैसे भी है तो तुम मेरी बीवी हो, कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन वो चूंकि बड़ी है तो हमें उनकी इज्जत रखनी है। ये किसी तरह से कोई दाशा लगा के वो दोनों के दरमियान कोई बीच का रास्ता निकालेगा। ना उसकी सुनेगा ना उसकी, बल्कि कोई बैलेंस करके चलेगा, रियलिटी को सामने रखते हुए कि मेरा घर भी खराब ना हो, मेरी माँ भी नाराज ना हो। और ये इस तरह से ये काम करता है ईगो। अच्छा, ये ईगो और सुपर ईगो के जरिए फ्राइड ने लोगों की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से बयान किया है। अब ईगो ने है बैलेंस करके चलना। ईगो बैलेंस करने के लिए कभी बीवी से झूठ बोल देता है, कभी माँ से। तो ऐसे बैलेंसिंग एक्ट्स से वो जिनसे वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, उनको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। जो ये बैलेंसिंग एक्ट्स हैं ये होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, कैसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म करता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म बहुत से हैं, मैंने जो ज़्यादा फेमस जो एग्जाम्स में आते हैं वो वाले लिखे हैं। तो ये वैसे और भी बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म, ये फ्राइड की बहुत बड़ी थ्योरी है, तो उसने और भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म ईगो यूज करता है वो है डिनायल। डिनायल यानी इनकार कर देता है, इनकार कर देना, डिनायल इनकार कर देना, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। रियलिटी, अगर कोई रियलिटी बहुत अजीब सी है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उससे इनकार कर देने से, यानी वो कहता है कि वक्ती तौर पर मुसीबत टल जाती है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी बीवी को फ़ोन आता है जी आपका हस्बैंड मर गया है, तो उसका जो पहला लफ्ज़ होगा वो होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यानी वो खुद को तसल्ली देगी कि नहीं ये झूठ होगा, डिनायल करके खुद को तसल्ली दे रही है। अगर वो उसको यानी डिनायल ना करे तो वो यानी बहुत ज़्यादा गम का पहाड़ है, तो थोड़ा सा वो उसको बैलेंस कर रही है इनकार करके कि नहीं ये झूठ बोल रहा है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आके ईगो से कह रहा नहीं नहीं रुक जाओ, अभी कुछ कन्फर्म तो नहीं हुआ, अभी ये तो नहीं पता चला कौन से हॉस्पिटल में, अभी ये तो ऐसा हो हो सकता है किसी ने गलती से फोन कर दिया हो, किसी और को फोन करना हो। तो ये ये यानी इस तरह के बैलेंसिंग एक्ट के जरिए वो नॉर्मल करने की कोशिश करता है हालात को। अब देखें आप किसी इम्तहान में बैठे हो, आपने तैयारी नहीं की थी, पेपर आपका बहुत बुरा हुआ था, आपका रिजल्ट आया, आपका दोस्त आपको बताता है कि आप पास हो गए हैं। तो आप पहले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं पास नहीं हो सकता। आप डिनायल करेंगे, अब वो इस चीज से डिनायल करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। ये डिनायल है। या किसी को कोई डेडली डिजीज हो जाए, डॉक्टर कहे कि आपके पास सिर्फ 3 माह है जिंदा रहने के लिए, आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं, मैं से मर सकता, मैं कोई, ये डॉक्टर को पता नहीं है, मैं कोई सेकंड ओपिनियन देख लेता हूँ। हालांकि रियलिटी यही होती है, रियलिटी आपको डॉक्टर बता रहा है, लेकिन वो ईगो आपसे कहे, आपको वक्ती तौर पर वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए कह देता है नहीं आप कोई सेकंड ओपिनियन ले लो, इस डॉक्टर को पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें आती हैं डिनायल के ज़मरे में, यानी वक्ती तौर पर डिनायल कर देना, रियलिटी से इनकार कर देना, उससे थोड़ी नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। ये है डिनायल। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसिंग वन थिंग विद अदर सेम थिंग। आपको एक चीज की ख्वाहिश थी, इड इड की ख्वाहिश थी, वो चीज आपको नहीं मिल सकती, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती इड की। ईगो दरमियान में आता और कहेगा कि कोई बात नहीं, ये नहीं मिलती तो इस जैसी दूसरी ले लो, इस जैसी दूसरी दूसरी फर्ज कर लें आप टीचर हैं, प्रिंसिपल आपकी बिला वजह बेइज्जती कर देता है, आपको बड़ा गुस्सा आता है, आपका दिल करता है कि मैं इसकी तो ऐसी तैसी कर दूं, इसको इसकी मैं भी बेइज्जती करूं। तो इड तो कहेगा कि करो, लेकिन दरमियान में ईगो आएगा और वो कहेगा नहीं नहीं रुक जाओ, इस तरह से जॉब चली जाएगी, इस तरह से तुम्हारा अपना नुकसान होगा।
अब आप जाते हैं वो क्लास के बच्चों पर वो गुस्सा निकाल देते हैं या घर आके अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। तो ये यानी एक जगह से एक ख्वाहिश पूरी नहीं है उसको दूसरी जगह पूरा कर लेना, ये इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक बड़ा मशहूर नावल है मिल ऑन द फ्लॉस, जॉर्ज इलियट का। उसमें मैगी नाम का एक करेक्टर होता है लड़की का, तो उसको जब कभी दुख होता है और वो किसी को मारना चाहती है तो उसने एक गुड़िया रखी होती है, वो जाके उस गुड़िया को नुक्कड़ में जाके बैठ जाती है और उस गुड़िया को पीटती है और रोती है, तो उसका गुस्सा चला जाता है। यानी वो एक एक जो चीज़ है वो दूसरी जगह करती है। अच्छा, अब देखें इसमें एक जगह, हाँ एक और मुझे वाकया याद आ रहा है। देखिए सलमान खान और ऐश्वर्या राय, इन दोनों की आपस में बड़ी बनती थी। अब ऐश्वर्या जो है उसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ, तो वो ऐश्वर्या जैसी एक लकी नाम की मूवी में ऐश्वर्या की हम शक्ल एक और लड़की ले आया था। तो यानी वो उसकी ख्वाहिश थी कि ऐश्वर्या काम करे, ऐश्वर्या नहीं कर रही तो उसकी उस जैसी एक और, यानी ये है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है फैंटेसी, डे ड्रीमिंग। आप हकीकत में नहीं बन सकते, आप हकीकत में लॉर्ड नहीं बन सकते, लेकिन आप डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते हैं मैं जी बैठा हूँ, जैसे वो बंदा इमेजिन कर लेता है जी मैं बैठा हूँ, मेरे चार आठ दस नौकर इधर बैठे हैं, कोई पंखा चल रहा है, कोई ये कर रहा है, मेरे कहने पे वो हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, मैं हुकूमतों को और सियासतदानों को बजट कर रहा हूँ, मैं जो मेरी मुलाकात ट्रंप से हो रही है, मेरी मुलाकात ओबामा से हो रही है, मैं दुनिया का नक्शा बदल रहा हूँ, मैं जो कह देता हूँ वो हो जाता है। यानी इस तरह का आप फैंटेसी में कर रहे हैं, तो आपकी वो ख्वाहिश वैसे तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आप फैंटेसी में जाके वो ख्वाहिश को पूरी कर लेते हैं। यानी वो डे ड्रीमिंग करके उस ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं सब। वो आप ख्वाब देख के, दिन में ख्वाब देख के वो कहते हैं कि जी मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो ये होती है फैंटेसी। ये आपसे करवाता है ईगो, कि नहीं जी आप लॉर्ड तो बन नहीं सकते, आपके पास इतनी ताकत तो है नहीं, आप प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते, लेकिन आप जो है वो डे ड्रीमिंग करके बन जाए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये टाइम भी हो रहा है, ये अल्लाह करे डिफेंस मैकेनिज्म ही पड़ेगा। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है हम सब लोग फेमस होना चाहते हैं, हमने लाइफ में कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि फेमस हो सके, तो लेकिन हम फेमस होना चाहते हैं, इड की ख्वाहिश है कि फेमस हो। तो जो ईगो है ये आइडेंटिफिकेशन वाला डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? कि आप किसी सियासतदान के पास चले जाते हैं, किसी लेजेंड के पास चले जाते हैं, किसी एक्टर के पास चले जाते हैं, वहां पे सेल्फी बनाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, ये देखें जी मैं फलां सियासतदान के साथ बैठा हूँ, फलां लेजेंड के साथ बैठा हूँ। तो इस तरह से अपने आप को फेमस करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो फेमस हो। मतलब कोई हमारे यहाँ कोई कहे कि जी आप कहाँ से पढ़े, तो वो अपने आप को बताएगा जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। वैसे तो खुद की तो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो अपने आप को पंजाब यूनिवर्सिटी एक यानी अच्छा इदारा है तो उससे जोड़ के, या मैं कायद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं एचिसन में पढ़ा हूँ, तो ऐसे इदारों से जोड़ के खुद को जो है वो फेमस करना, ये है आइडेंटिफिकेशन, इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद है आइसोलेशन। जैसे आइडेंटिफिकेशन है कि फेमस चीज के साथ जोड़ना, उसी तरह आइसोलेशन है कि कोई बदनाम चीज है तो उससे खुद को अलग कर लेना, बदनाम चीज से खुद को अलग कर लेना, सेपरेशन फ्रॉम नोटोरियस। ये हमने देखा होगा अक्सर पॉलिटिकल पार्टी में कोई मेंबर है जिसकी कोई वीडियो लीक, आजकल बड़ा वीडियो ऑडियो लीक वाला वो सिस्टम चल रहा है, कोई ऐसा किसी पार्टी का कोई रुकन हो उसकी वीडियो लीक हो जाए, तो उसमें कोई वो गैर अखलाकी काम कर रहा हो, तो वो पार्टी कहती है जी ये उसका हमारी पार्टी का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, यानी वो बदनाम हो गया, उससे खुद को अलग कर लेती है। फर्ज कर लें ये किसी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाता है कि जी ड्रग्स बिक रही हैं वहाँ पे, वो ड्रग अब्यूज़र पकड़े गए हैं, वो उस लड़कियाँ जो हैं वो ड्रग्स पीती हैं, वहाँ पे एक लड़की की डेथ हो गई है, किसी उस वहाँ पे मार दिया गया, इस तरह से वो यूनिवर्सिटी बदनाम हो गई है। आप बेशक उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन आप खुद को नहीं बताएंगे कि मैं उस यूनिवर्सिटी को, आप कहेंगे नहीं मैं तो वहाँ से नहीं पढ़ा या मैं तो वहाँ से नहीं पढ़ी। यानी वो जो चीज़ बदनाम हो गई है उससे खुद को अलग कर लेना, ये चीज़ इसको कहते हैं आइसोलेशन। यानी ये ईगो इस्तेमाल करता है डिफेंस मैकेनिज्म, कि आप बदनाम नहीं होना चाहते इसलिए उससे खुद को अलग कर लें। उसके बाद है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन है दूसरों को, अपनी गलती पर दूसरों को ब्लेम देना। गलती अपनी है लेकिन ब्लेम दूसरों पर कर देना। गलती है, गलती के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो अ, उस पे दूसरों को, ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म ईगो इस्तेमाल करता है कि आप दूसरों को इल्ज़ाम दे दें, कोई बात नहीं है। मसलन
आप किचन में जाते हैं, गिलास पड़ा है, आपका हाथ लगा, गिलास टूट गया। अब गिलास टूट गया आपके हाथ लगने से, आप सबसे पहले कहेंगे ये गिलास यहाँ किसने रखा था, क्यों यहाँ पे रखा था। अब गिलास तोड़ने वाले की गलती आप नहीं मान रहे हैं खुद की, बल्कि वो कह रहे हैं कि जिसने रखा है उसने गलती कर दी, उसने गलत जगह पे रख दिया। जैसे जो हुकूमत में रहने, हुकूमत जो कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारी ये गलतियां जो हम कर रहे हैं ये अपोजिशन करवा रही है। यानी हम अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। आप अगर फेल हो गए तो कहेंगे जी पेपर लेट मिला था, सख्ती बड़ी की उन्होंने, उनकी वो जो उनके शोर की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर सका, निगरान अमले के शोर की वजह से कंसंट्रेशन मेरी बट गई थी। ये वो इस तरह की, यानी अपनी गलती की बजाय दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, ये है प्रोजेक्शन। उसके बाद है रेशनलाइजेशन, आर्गुमेंट टू जस्टिफाई द मिस्टेक। अपनी मिस्टेक को जस्टिफाई करने के लिए आर्गुमेंट्स देना। मतलब आपकी गलती है, आपने गलती कर दी, रेशनलाइज चूंकि रीजन से निकला है, तो आपने जो गलती की है उसको ठीक ठहराने के लिए आप आर्गुमेंट देते हैं। मसलन एक बच्चा जो है वो फर्ज कर लें, पेन मिलता है मार्केट में 20 रुपए का, आम पेन जिससे लिखा जाता है, तो बच्चा वो पेन 200 रुपए का ले आया। अब घर वाले उससे पूछें कि बेटा ये तो 20 रुपए में काम चल सकता था, तो तुमने 200 रुपए क्यों क्यों वो अदा किए। तो अब बच्चा कहता है जी मेरे ये 200 वाले पेन से मेरे नंबर अच्छे आते हैं। यानी वो अपनी गलती को छुपाने के लिए एक ऐसा आर्गुमेंट दे रहा है जिससे उसकी गलती छुप जाए। तो ये है रेशनलाइजेशन, इसको कहते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में, डिफेंस में, ये इस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम है रेशनलाइजेशन। उससे अगला जो है वो है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपका डिफरेंस है सेइंग एंड डूइंग में। आप आप ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। जैसे ये हमारे जाली पीर होते हैं, सियासतदानों पे भी ये बात फिट आती है। अब देखें कभी कभी जो इड है ये पब्लिकली अपने डिजायर को पूरा नहीं कर सकता, तो ईगो क्या करता है, ईगो कहता है इसको छुपा के रखो। यानी ये चीज जो है ये अब आप ये जो करप्शन करते हैं सियासतदान, ये वाजे तौर पर नहीं कर सकते, ये छुपा के करते हैं। उन्होंने करप्शन करनी, उन्होंने माल बनाना है, ये उसकी इड की ख्वाहिश है, तो वो फिर छुपा लेते हैं कि किसी को पता ना चले। तो यानी दिल में कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है, जो जो दिखाते हैं वो कुछ और होता है। इसके अलावा एक और मिसाल जो हर बंदे की लाइफ में आ सकती है या अमूमन होती भी है, इसकी रिएक्शन फॉर्मेशन की, कि फर्ज कर लें आप किसी जगह पे काम करते हैं, आपके साथ कोई कुलीग काम करती है, तो वो जो है कुलीग मैरिड है, आप अनमैरिड हैं, आप उसको पसंद आते हैं, तो वो आपसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती है जी ये बंदा जो है, ये लोगों के सामने कहेगी ये बंदा मुझ पर बुरी नज़र रखता है, ये ना इसके दिल में मेरे लिए अट्रैक्शन है, ये वो, हालांकि उसके दिल में खुद अट्रैक्शन होती है, ये अच्छा नहीं है। उसके दिल में खुद अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है, वो अट्रैक्शन को दिल में रखती है और ऊपर से कहती है नहीं जी ये बंदा तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, हालांकि अंदर से उसको पसंद आ रहा होता है। ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। उसके बाद रिप्रेशन, रिप्रेशन वाला डिफेंस मैकेनिज्म जो है, रिप्रेशन ये बड़ा मशहूर है, बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक्स में रिप्रेशन का हवाला दिया गया है। आप अगर उसको पढ़ें, बानो कुदसिया की राजा गिद्ध को पढ़ें, तो उसमें भी वो रिप्रेशन का हवाला देती है कि जो फ्राइड की रिप्रेशन है उससे, या शायद आपने ये बात रही, रिप्रेशन का मतलब होता है दबा देना, अपनी ख्वाहिशात को दबा देना। इड की कुछ ख्वाहिशें इतनी भयानक होती हैं, इतनी वाहियात होती हैं कि आप उनको जो है वो ना उनको आप छुपा सकते हैं, ना उनको पूरा कर सकते हैं। तो ईगो बन जाता है स्ट्रिक्ट, ईगो स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो कहता है बस यहीं रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे गए तो काम खराब हो जाएगा, इससे आगे गए तो, यानी वो सख्ती से दबा देता है। रिप्रेस का मतलब होता है सख्ती से दबा देना। फर्ज कर लें आप यूनिवर्सिटी गए हैं, यूनिवर्सिटी में वो आपने देखा एक बीबी जो है वो बड़ी खूबसूरत है, मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ है, वो हल्का हल्का मेकअप किया हुआ है, एक अच्छा कद है, गोरी चिट्टी है, बड़ी खूबसूरत है, आपको ऐसा लगता है पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे खूबसूरत है। अब आपका दिल कर रहा है मैं इसको प्रपोज कर दूं। आप फिर देखते हैं कि अब यहाँ पे आपका इड कह रहा है कि चलो जाओ इसको इसको प्रपोज करो, इससे मेल जोल बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे ईगो दरमियान में आएगा, वो कहेगा जूते भी पड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी हो सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बस खबरदार रुक जाओ, उसके करीब नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, उसकी तरफ नहीं देखना। तो ये यानी इस तरह से स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह अपनी ख्वाहिशात को दबा लेना।
फ़र्ज़ कर लें आपकी जो वाइफ है वो आपको कोई आपसे लड़ती है या ब्लैकमेल करती है और आपका दिल करता है कि इसका मैं इसका मुंह तोड़ दूं इस वाइफ का। तो यहाँ पे ईगो दरमियान में आता है, वो कहता है खबरदार अगर वाइफ का मुंह तोड़ा तो फिर तो क़यामत आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। डिप्रेशन से। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है खुल जाना। अ, लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन का थोड़ा सा एक डिफरेंट है। आईडी एड की कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, कुछ जगह पर एक्सेप्टेबल नहीं होती, कुछ जगह पर एक्सेप्टेबल होती हैं। तो इड कहता है कि अपनी ख्वाहिशों को उस जगह पूरा कर लो, सॉरी ईगो कहता है कि अपनी ख्वाहिशों को उस जगह पूरा कर लो जहां पे वो एक्सेप्टेबल है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि अब आप प्रिंसिपल को तो नहीं डांट सकते, आप बच्चों को डांट लें। बच्चों को डांट लेंगे तो एक्सेप्टेबल है, प्रिंसिपल को डांटेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फर्ज कर लें आपका दिल करता है कि आप ना लोगों को मारें, जोर जोर से जो मिले उसको मुक्के मारें। आपकी आपकी एड की ये ख्वाहिश है, बॉक्सर बन जाएं तो लीगल हो जाएगा मुक्के मारना। ये सब्लिमेशन है। तो ये हमारे हमारे इलाके में ना एक जागीरदार था, बल्कि अभी अभी भी हैं, काफ़ी उनकी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो उनके बेटे जो हैं वो गे हो गए थे, होमोसेक्सुअल हो गए थे। तो उनको ना बड़ी ये मिलती थी इस तरह की उनकी शिकायतें कि ये ऐसे उन्होंने ये किया है और ये देखो कितने घटिया से लोगों के साथ फिर रहे हैं, ये वो इस तरह की उनकी शिकायतें आती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको यूरोप भेज दिया। उनके पास पैसे थे, उनको यूरोप भेज दिया कि अगर ऐसे काम करने तो उधर जाके करें, वहां पे एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे जो ये हमारी बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो ये है सब्लिमेशन, कि अगर आपने ख्वाहिशात को पूरा करना है तो ऐसी जगह करें जहां पे वो एक्सेप्टेबल हों, ना कि ऐसी जगह जिस सोसाइटी जहां पे सोशली ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये थे डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो अब मेरे ख्याल 9:06 हो गए, आपको लिंक मिल गया है जीके का? अच्छा, यानी उसकी क्लास नहीं होगी? अच्छा चलें, आप लोग और पढ़ना चाहते हैं या यहाँ पे रुकना चाहते हैं? चलें। अ, अच्छा चलें, जो फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी है उसमें उसने स्टेजेस भी बयान की हैं। बेसिकली जो फ्राइड की ये स्टेजेस वाली, जैसे प्याजे ने स्टेजेस बताए थे उस तरह फ्राइड ने भी स्टेजेस बताए थे। उसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पेश करने के साथ साथ स्टेजेस भी बताई। तो ये उनको स्टेजेस को ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फ्राइड की जो उसने स्टेजेस बताई, ये सबसे पुरानी थ्योरी थी फ्राइड की जिसमें स्टेजेस थी। तो स्टेजेस रेफर टू हाउ वी सीक प्लेयर बाय सेटिस्फाइंग डिजायर्स। अब देखें, ये जो इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी को साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें जो मेन उसका फोकस ऑफ अटेंशन था वो थी आपकी सेक्सुअल डिजायर्स। फ्राइड के नजदीक सेक्सुअल डिजायर्स, वो जो स्टेज बताता है वो भी सेक्सुअल डिजायर के हवाले से ही उसने स्टेजेस बनाई हुई हैं। तो वो उसने 5 स्टेजेस बनाई हैं। पहली स्टेज का नाम है यानी पहली स्टेज का नाम है ओरल। ओरल में क्या है, वो कहता है कि बच्चा जो प्लायर वो माउथ के जरिए हासिल करता है। माउथ के जरिए मतलब वो अ, जैसे दूध पीता है माँ के नथनों से, दूध माउथ के जरिए जो भी चीज़ है उसको प्लायर खाने से मिलता है। एक से ये पैदाइश से 1.5 साल तक बच्चे को सिर्फ खाने में दिलचस्पी होती है कि खाना कैसे है। अब ओरल स्टेज जो है इसमें फिक्सेशन और रिग्रेशन का चले मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ। उसके बाद है जो एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या है? कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट्स। 1.5 से 3 साल की उम्र में बच्चा जो है वो अपना जो वॉशरूम है उस पर कंट्रोल कर कर लेता है, यानी उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। बच्चा जो है वो अ, उसकी बाउल मूवमेंट्स जो हैं उनमें तब्दीली आ जाती है, यानी पहले वो पेशाब जो है वो करता था बिस्तर में, तो अब उसने वॉशरूम में जाके पेशाब करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे इससे भी
फ्राइड मुराद लेता है कि जो बाउल और ब्लैडर मूवमेंट हैं ये भी बच्चे को एक किस्म का प्लायर देती हैं। उसके बाद फैलिक स्टेज है। फैलिक स्टेज में ये है कि डिस्कवर्स द डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। 3 से 6 साल की उम्र में मेल एंड फीमेल का उसको पता चल जाता है कि हमारे दरमियान क्या फ़र्क है, ये वाले मेल हैं, ये वाले फीमेल हैं। यहाँ पे इस्तेमाल करता है वो बड़ी मशहूर टर्म्स हैं फ्राइड की, इडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इडिपस कम्प्लेक्स में वो बताता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी, जो बेटे हैं वो अपनी माँ के साथ अटैच होते हैं, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में बताता है कि बेटियां अपने बाप के साथ अटैच होती हैं। और फ्राइड के मुताबिक ये अटैचमेंट वो सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से होती है। बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, वो सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से माँ के साथ अटैच होते हैं, और जो बेटियां हैं वो सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से बाप के साथ अटैच होती हैं। ये इडिपस इडिपस रेक्स एक नावल है, उसमें ये इडिपस की कहानी बयान की गई है कि वो अपने बाप को मार देता है, माँ से शादी कर लेता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में भी वो अपनी माँ को मार मार देती है, और बाप के साथ वो उसका रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रा का। ये इस तरह से। उसके बाद लेटेंसी वाली स्टेज है 6 से 12 साल की। यहाँ पे आके बच्चा जो है वो हाइड करता है अपनी सेक्सुअल ख्वाहिशों को, अपनी सेक्स की ख्वाहिश को हाइड कर लेता है। यहाँ पे वो थोड़ा सा क्वाइट हो जाता है, खामोश हो जाता है 6 से 12 साल की उम्र में। लेकिन जब जेनिटल स्टेज आती है तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात को नहीं दबाता, अपोजिट सेक्स के साथ वो उसका रिलेशनशिप बन जाता है, उसकी दोस्ती हो जाती है। उसको पता, उसके अंदर वो जो एडोलसेंट वाले हार्मोन्स हैं उनकी वजह से उसको पता चल जाता है कि मैंने अट्रैक्शन मेरी किधर है। अट्रैक्शन तो उसको पहले भी थी लेटेंसी स्टेज में भी, लेकिन वहां पे उसने अपनी अट्रैक्शन को दबाया हुआ था 6 से 12 साल की उम्र में। इसमें ये दो टर्म्स इस्तेमाल हुई, फिक्सेशन एंड रिग्रेशन। फिक्सेशन का मतलब ये है कि बच्चा एज के लिहाज से तो बड़ा होता रहता है, लेकिन बच्चा बाज़ोकात फिक्स हो जाता है। जैसे अंगूठा चूसना, अंगूठा, बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो एक बाज़ोकात ऐसा होता है कि 10 साल का बच्चा भी अंगूठा चूस रहा होता है। तो यानी वो अंगूठा चूसने से जो उसको प्लेयर मिलता था वो उस पर फिक्स हो गया। और रिग्रेशन होती है वापस किसी स्टेज पे आ जाना, किसी स्टेज पे वापस आ जाना। मतलब एक बच्चा जो है वो 12 से 18 साल जेनिटल स्टेज पे है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा वाकया हुआ, वो अपने किसी अपोजिट सेक्स वाले मेंबर के साथ उसको कोई ऐसा वाकया पेश आया जो इतना नाखुशगवार था कि उसने अपनी सेक्सुअल ख्वाहिशों को वैसे ही छुपा लिया, वो वापस लेटेंसी वाली स्टेज में आ गया। तो ये होती है रिग्रेशन, यानी वापसी वाली स्टेज, किसी और स्टेज पे आ जाना, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी ऐसे इवेंट की वजह से। ये ये रिग्रेशन होती है। फिक्सेशन होती है कि एक पे फिक्स हो जाना, जैसे मैंने अंगूठा चूसने की मिसाल दी। अब इस थ्योरी पे, ये थ्योरी भी मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थ्योरी है, सबसे ज्यादा थ्योरी इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुआ और होना भी चाहिए था। इट इज डेवलपमेंटल थ्योरी बट फ्राइड नेवर इंक्लूडेड स्टडीज ऑन चिल्ड्रन। पहला इस पे ये एतराज था कि फ्राइड की जो स्टडी है वो तो थी हिस्टेरिया के पेशेंट जो एडल्ट थे या जो बड़े पेशेंट थे उन पे थी, लेकिन उसने स्टेजेस बताई बच्चों की, यानी उसकी बच्चों पे तो रिसर्च ही नहीं है। ये एक एतराज था। दूसरा, वो कहता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स फ्राइड के मुताबिक जो जिंदगी के पहले 5 साल हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 5 साल में बच्चे की जो पर्सनैलिटी बननी होती है बन जाती है, फ्राइड ये कहता है। लेकिन ये भी एतराज उन्होंने किया कि पहले 5 साल इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने फ्राइड बिलीव करता है। उसके बाद फ्राइड ने सोशल एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को नज़रअंदाज किया है इन स्टेजेस में, जो उसने ये स्टेजेस बताई हैं ना, इसमें जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, बाज़-औक़ात ऐसा ट्रॉमा आता है कि बच्चे अपनी उम्र से पहले उनकी सोच बूढ़ों जैसी हो जाती है। कोई ऐसी, बच्चों को ऐसे दुख देखने पड़ते हैं, उनकी वजह से बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। उसने रिग्रेशन तो बताई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उससे बड़े भी, वो उससे बड़ा भी सोच सकते हैं, अपनी उम्र से बड़ा भी सोच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेक्सुअल डिजायर्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फ्राइड बिलीव्स। देखिए बच्चे के यहाँ जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो इतनी अहम नहीं है जितनी कि फ्राइड ने बताई। छोटे बच्चों को सेक्सुअलिटी के बारे में इतना नहीं, इतनी डिजायर नहीं होती जितना वो कहता है कि ये जी सारी डिजायर्स सेक्सुअलिटी के बारे में है, और पेरेंट्स के साथ भी उनकी अटैचमेंट सेक्सुअलिटी के हवाले से है। ऐसा नहीं है, ये भी उस पर एतराज था। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इसकी फ्राइड की थ्योरी है, ये हिस्ट्री तो है, इसको आप गुड हिस्ट्री, अच्छी हिस्ट्री कह लें, लेकिन ये साइंस नहीं है। इसके कोई उसने इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए,
इसका कोई फाल्सिफिकेशन टेस्ट उसने पेश नहीं किया फ्राइड ने, इसलिए इसको हिस्ट्री कहा जा सकता है, एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं कहा जा सकता। तो मेरा ख्याल है आपको साइको एनालिटिक थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और वाइगॉट्स्की की थ्योरी, इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। अभी मैं देखूंगा कि नेक्स्ट हमारे कौन कौन से कंटेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह कल भी कुछ थ्योरीज को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी, ओडिपस कम्प्लेक्स में, ओडिपस कम्प्लेक्स में ये है कि जो बेटे हैं वो माँ के साथ अटैच होते हैं, फ्राइड कहता है। सेक्सुअल अर्ज की वजह से, सेक्सुअल डिजायर की वजह से जो बेटे हैं, ये माँ के साथ उनकी अटैचमेंट ज्यादा होती है। जबकि इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में वो कहता है कि बेटियों की बाप के साथ सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से अटैचमेंट ज्यादा होती है। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।